अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो क्या भारत में गैस की सप्लाई हो रही होती? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो क्या पेट्रोल डीजल मिल रहा होता? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो क्या युद्ध काल में भारत सरवाइव कर पाता? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियन पीएम, आवर पीएम, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त ये हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहा है? मोदी पर देश और दुनिया का ट्रस्ट बढ़ा है या घटा है? महायुद्ध के खतरों के बीच, डीजल, पेट्रोल, गैस की किल्लत के खतरों के बीच दुनिया के 30 देशों के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है? भारत का स्कोर क्या है? 10 में से कितने भारतीय मोदी की 7 अपील के बाद प्रधानमंत्री के साथ हैं? चंद दिनों में दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद मोदी के लिए पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? दुनिया के 24 देशों के राष्ट्राध्यक्षों में नरेंद्र मोदी की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग क्या है? मोदी का ग्राफ बढ़ा है या घटा है? और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी जिन 5 देशों की यात्रा पर हैं, उन 5 देशों में से 4 देश यानी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के राष्ट्राध्यक्षों की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग क्या है? और उन चारों की तुलना में नरेंद्र मोदी की रैंकिंग क्या है? दुनिया में तेल और गैस वाली क्राइसिस के बीच नरेंद्र मोदी कई फ्रंट पर एक साथ लड़ रहे हैं। मोदी को हिंदुस्तान के लिए पेट्रोल डीजल भी लेकर आना है, मोदी को गैस का भी इंतजाम करना है, मोदी को एनर्जी सप्लाई का भी ख्याल रखना है, महंगाई को भी काबू में रखना है और मोदी को देश के भीतर उन सियासी दुश्मनों से भी निपटना है जो आपदा में सियासी अवसर ढूंढ रहे हैं। दिन रात, सुबह शाम मोदी को ही कोस रहे हैं। लड़ाई अमेरिका ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन भारत में बैठे मोदी विरोधी आक्रमण प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं। राहुल तो अब बाकायदा तू तड़ाक पर आ गए हैं। हर 2 लाइन में मोदी के खिलाफ झूठी कहानियां सुनाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है और प्रधानमंत्री कह रहा है ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से मतलब दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। नरेंद्र मोदी 24 घंटे विदेश जाता है अपने आप को बचाने के लिए। कभी अमेरिका से बचने की कोशिश करता है, कभी नॉर्वे जाता है, हाथ जोड़ता है कि भैया मुझे माफ कर दो। मोदी विरोधी गैंग के फेक नैरेटिव की बात आगे करेंगे। राहुल का असली इरादा क्या है आपको आगे बताएंगे। पहले आपको ये दिखाते हैं कि मोदी एनर्जी क्राइसिस के बीच देश को कैसे संभाल रहे हैं और आगे का प्लान कैसे बना रहे हैं। वेस्ट एशिया में ईरान अमेरिका युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक 81 दिन बीत चुके हैं और इन 81 दिनों में मोदी ने भारत की एनर्जी सप्लाई पर कोई आंच नहीं आने दी। और अब मोदी अगले 81 दिनों के प्लान पर काम कर रहे हैं। जब ईरान का युद्ध बढ़ गया और हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय के लिए बंद रहा, तब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी। ब्रेंट क्रूड इस वक्त भी $100 प्रति बैरल के ऊपर ही बना हुआ है। दुनिया भर के देशों पर इसका असर हुआ। म्यांमार में पेट्रोल की कीमतों में प्लस 89.7% और डीजल में प्लस 112.7% का इजाफा हुआ। मलेशिया में पेट्रोल प्लस 56.3%, डीजल प्लस 71.2% महंगा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल प्लस 54.9%, डीजल प्लस 44.9% महंगा हुआ। यूएई में पेट्रोल प्लस 52.4%, डीजल प्लस 86.1%, अमेरिका में पेट्रोल प्लस 44.5%, डीजल प्लस 48.1%, यूके में पेट्रोल प्लस 19.9%, डीजल प्लस 34.2%, फ्रांस में पेट्रोल प्लस 20.9%, डीजल प्लस 31% और जर्मनी में पेट्रोल प्लस 13.7% और डीजल प्लस 19.8% महंगा हुआ। लेकिन भारत इस मामले में बिल्कुल अलग है।
युद्ध का संकट शुरू होने के बाद के 76 दिनों तक भारत की पब्लिक सेक्टर तेल कंपनियों ने रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा खुद उठाया, मगर ये बोझ सीधे आम लोगों पर नहीं पड़ा। हालात काबू में रहे, किसी चीज की किल्लत ना हो, इसके लिए अब सरकार को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए का इजाफा किया गया और अब 19 मई से पेट्रोल डीजल औसतन 90 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया। बावजूद इसके भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ 4% ही बढ़ी, जो दुनिया में सबसे कम बढ़ोतरी में से एक है और ये बात देश की जनता भी समझ रही है। तो किसी चीज के वजह से ही बड़े होंगे, वॉर के चलते हुए डिसीजन लिया हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू मोदी जी रूल के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। मोदी जी की जो भी अपील्स हैं उन पे ध्यान दें। सरकार जो भी कर रही है तो हमारा उसके लिए सहयोग हम करना चाहते हैं। नॉमिनल है, नॉमिनल रेट बढ़े हुए हैं और आप कंपेयर करो जिसका इम्पैक्ट है वॉर का, उसके कंपैरिजन में तो उस रेशियो में तो फिर भी नहीं बढ़े। काफी बर्डन तो गवर्नमेंट अपने ऊपर ही ले रही है। रेट बढ़े, ये तो इंटरनेशनल मामला है, पूरी दुनिया में तेल के रेट बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है तो भारत कैसे अछूता रह सकता है? देखो, जो बाहर के मुल्कों में हो रहा है उसका असर यहाँ भी हो रहा है। हमारे ही देश में, हमारे राज्य में हो रहा है ऐसा नहीं, पूरे विश्व में जो संकट है अभी पेट्रोलियम को लेकर के युद्ध की वजह से और अलग अलग है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो रेटों में फ्लक्चुएशन है वो है। इसमें सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा कंपनीज झेल रही थी अपना नुकसान, लेकिन कहीं ना कहीं ये करना ही पड़ेगा। आम आदमी को भी इसको बियर करना पड़ेगा। इसमें कोई सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। मोदी पर पब्लिक के इस ट्रस्ट को 30 देशों के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के सबसे लेटेस्ट आंकड़ों से भी समझिए। भारत इस वक्त दुनिया में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के मामले में नंबर 1 पर है। 66.2 के स्कोर के साथ भारत 30 देशों में दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स स्कोर 60 या उससे ऊपर है, जबकि ग्लोबल लेवल पर इस इंडेक्स का स्कोर औसतन 46.7 ही है। 30 देशों में से 20 देशों में लोगों का भरोसा काफी घटा है। टॉप गिरावट वाले देश देखिए, थाईलैंड में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में -10.9 की कमी आई है, मलेशिया में -6.1, दक्षिण कोरिया में -5.1, जापान में -4.7, ऑस्ट्रेलिया में -4.6, इटली में -4.4, आयरलैंड में -4.3, बेल्जियम में -4.2, स्पेन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में -4.1 की कमी आई है। यानी भारत को छोड़कर दुनिया के हर देश में कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस हिला है। यानी एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया निराश हो रही है, एनर्जी क्राइसिस की मार झेल रही है, उस वक्त भी इप्सॉस के ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत टॉप पर है। अब इप्सॉस के ही व्हाट वरीज द वर्ल्ड सर्वे अप्रैल 2026 का आंकड़ा देखिए, आप समझ जाएंगे कि भारत के कंज्यूमर्स को अपने देश और अपने देश के प्रधानमंत्री पर क्यों भरोसा है। भारत दुनिया में ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद के मामले में 30 देशों में नंबर 2 पर है। इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक 72% भारतीयों को लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। यह भारत को दुनिया के कुछ ही हाई कॉन्फिडेंस वाले देशों में जगह देता है। सिर्फ 5 देशों में लोग ज्यादा आशावादी हैं। इनमें नंबर 1 है सिंगापुर, नंबर 2 है भारत, नंबर 3 है मलेशिया, नंबर 4 है साउथ कोरिया और नंबर 5 है इंडोनेशिया। बाकी ज्यादातर देशों में मूड नेगेटिव है। 30 देशों में से 62% लोग यानी लगभग 2 में से 3 का यह सोचना है कि उनका देश गलत दिशा में जा रहा है। यानी इस सर्वे के मुताबिक भारत का पॉजिटिव नजरिया बाकी दुनिया से अलग दिख रहा है। और इसकी वजह मोदी सरकार की नीतियां हैं। युद्ध काल में भी, एनर्जी क्राइसिस के बीच भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास बनी हुई है। भले ही अभी पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, लेकिन लोग मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय के लिए मजबूत है और मौजूदा क्राइसिस से निपटने में सक्षम है। मोदी पर लोगों के इस ट्रस्ट का असर ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में भी दिखता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था इन गंभीर चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में किस रूप में आगे बढ़ रही है, उसका प्रमाण है 16 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि भारत की वैश्विक जो ग्रोथ है वो वैश्विक ग्रोथ की 2 गुनी अधिक
गति से बढ़ रही है, ये इसलिए बढ़ रही है कि भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, अर्थात भारत की आर्थिक व्यवस्था का आधार बहुत मजबूत है। मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के 24 राष्ट्राध्यक्षों में नरेंद्र मोदी 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ लीडर नंबर 1 बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 38% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 15वें नंबर पर खिसक गए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इस सर्वे में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 29% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 12वें, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर 38% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 13वें, के प्राइम मिनिस्टर 31% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 19वें और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री सिर्फ 28% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 21वें पायदान पर खड़े हैं। यानी ट्रंप से लेकर मेलोनी और स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स तक के राष्ट्राध्यक्ष की अप्रूवल रेटिंग 40% और 30% के अंदर है, जबकि मोदी की रेटिंग 70% है। और मोदी इस वक्त उन्हीं देशों के दौरे पर हैं जहां से वो भारत के लिए नई नई डील कर रहे हैं और संभावित महायुद्ध के खतरों के बीच देश का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। 10 वर्षों में हमारा बायलैटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो युद्ध ना बढ़े, खत्म हो जाए, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। भारत को भविष्य में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए 24/7 मिशन मोड में अपने नेक्स्ट प्लान पर काम कर रहे हैं। नॉर्डिक देशों से भारत की पार्टनरशिप मजबूत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, उनकी पार्टी और इंडी अलायंस वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं। राहुल सार्वजनिक मंच से ये टेप बजा रहे हैं कि मोदी देश को मुसीबत में डालकर विदेश घूमने चले गए, और इसके लिए राहुल बाकायदा तू तड़ाक की भाषा प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और हॉर्मूज एक जगह है, वहां पे ईरान ने तेल को रोक दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका ने हम पर आक्रमण किया है, हमारे ऊपर बम गिराए हैं, अब हम इसको खुलने नहीं देंगे, और उन्होंने वो पूरा का पूरा बंद कर दिया। नतीजा क्या है? नतीजा है कि जो दुनिया में तेल था उसका दाम तेजी से बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी आपसे कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, वो आपसे कह रहे हैं विदेश में मत जाओ, और एकदम उसके बाद वो विदेश चले गए। गए नहीं गए? कहते हैं देखो, विदेश में मत जाओ आप लोग, और कहने के बाद हवाई जहाज में सीधा गए विदेश। जो हॉर्मूज में हुआ है, जो तेल रुका है, उसका नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी शुरुआत हुई है, आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम आसमान में पहुंचने जा रहे हैं।
तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है। ऐसा तूफान जो हमने पहले नहीं देखा है। इसीलिए मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी को एकदम एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। आज भी अंबानी हिंदुस्तान का तेल विपक्ष में बेच रहा है। हजारों करोड़ रुपए का तेल अंबानी बाहर बेच रहा है, नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है। और मैं दोहराता रहता हूं, नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, कौन से दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। नरेंद्र मोदी 24 घंटे विदेश जाता है अपने आप को बचाने के लिए। कभी अमेरिका से बचने की कोशिश करता है, कभी नॉर्वे जाता है, हाथ जोड़ता है कि भैया मुझे माफ कर दो। दरअसल मोदी विरोधी इकोसिस्टम इस बात को नहीं पचा पा रहा है कि मोदी ने युद्ध काल में भी देश को कैसे बचा लिया। वॉर के बीच से मोदी ने हिंदुस्तान का बेड़ा कैसे पार लगा दिया। इसीलिए विपक्ष फिजूल का नैरेटिव परोस रहा है। लेकिन जो राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि विदेश यात्रा से मोदी ने क्या हासिल कर लिया, देश को कैसे फायदा पहुंचा दिया, आज उन्हें यह भी देख लेना चाहिए कि पिछले 72 घंटों में मोदी ने भारत के लिए क्या क्या हासिल किया। यूएई के साथ भारत ने 3 करोड़ बैरल का सामरिक तेल भंडार समझौता किया। एलएनजी और ऊर्जा सुरक्षा के लंबे समय के समझौते किए। नीदरलैंड्स के साथ एएसएमएल और टाटा का सेमीकंडक्टर डील साइन हो गया। स्वीडन के साथ सामरिक साझेदारी और मजबूत की गई। 6G और टेलीकॉम सुरक्षा पर गहरे सहयोग पर बात बनी। नॉर्वे ने $100 अरब के निवेश फ्रेमवर्क की घोषणा की। स्पेस एक्सप्लोरेशन में सहयोग समझौता किया। भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। और मंगलवार को ओस्लो में नॉर्डिक देशों के लीडर्स ने पूरी दुनिया के सामने भारत को सबसे बड़ा पावर बताया। और ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि नरेंद्र मोदी ना सिर्फ भारत को लीड कर रहे हैं, बल्कि उनकी लीडरशिप में भारत पूरी दुनिया को आगे की राह भी दिखा रहा है। There is this idea growing right now that the middle powers in the world should act together, stick together, work together. We cannot say that India is a middle power. You are one of the biggest powers. मोदी के सियासी दुश्मनों को बस यही बात रास नहीं आ रही है कि एनर्जी क्राइसिस के बीच भी दुनिया मोदी से क्यों मिलना चाह रही है, भारत को ही पावरफुल नेशन क्यों बता रही है, भारत के साथ ही समझौते और डील्स क्यों साइन कर रही है। राहुल गांधी जी जो कि अभी अभी अपनी विदेश यात्राओं के खर्चे के भुगतान संतुलन में बुरी तरीके से फंस गए हैं और जो विगत लंबे समय से भारत में भाषाई, क्षेत्रीय और जातिगत अराजकता उत्पन्न करने में असफल हो गए हैं, वो अब आर्थिक जगत में भ्रम और अव्यवस्था की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। आज देश राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से यह जवाब जानना चाहता है कि हमेशा आपका साथ विदेशी कंपनियों के साथ आपका हाथ क्यों मिला रहता है और भारत के हर संस्थान पर, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, आपका आघात क्यों रहता है। इसका कारण कोई रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुआ कांग्रेस पार्टी का करार है या भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए तार हैं।
अभी प्रधानमंत्री जी भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता हुआ, जिससे हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 70% बढ़ेगा, उसका भी विरोध है। $5 बिलियन का निवेश आएगा, उसका भी विरोध है। सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण उससे वृद्धि होने वाली है, शक्ति मिलेगी, उसका भी विरोध है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमेशा भारत के हर व्यवस्था के ऊपर आघात करने के पीछे ये किसका हाथ है, ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। दरअसल भारत का विपक्ष ये समझना ही नहीं चाहता, वह बस हर कीमत पर मोदी को हारते हुए देखना चाहता है। देश के भीतर पैनिक क्रिएट करके मोदी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़काना चाहता है। और अब तो मोदी का विरोध करते करते इंडी के नेताओं ने पेट्रोल की कीमतों को भी प्रभु श्री राम से जोड़ दिया। सियासी बोली बोलते बोलते अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। देश का रुपया तो पूरा लुढ़क गया, अभी 100 पार हो गया ना। हाँ, 5 रुपया बढ़ गया वापस। तो उसमें नई बात क्या है? ये तो होने वाला ही था। जिसको महंगाई खा रही है, मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना, जय श्री राम बोलो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गया, अब घर कैसा चलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, और मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो आराम से बैठो सब लोग एक साथ और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का महंगाई कम करने का मंत्र और तंत्र है। कर लीजिए। हमारे जैसे लोग हैं, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लड़ते रहेंगे। अब महंगाई का मार जो है वो राष्ट्रभक्ति है, आपको सहन करना चाहिए, चाहे लोग मरे या शमशान में जाए। सरकार के पास इसको रोकने के लिए कोई इरादा नहीं है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी देश की सरकार आज ट्रंप के इशारे पर, अमेरिका के इशारे पर सरकार चल रही है। इससे पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। सारे देश को उठना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर हमने किस तरह की सरकार बनाया है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लगता है कि ग्लोबल क्राइसिस के बीच नॉनस्टॉप मोदी को टारगेट करके वो चुनावी पिच पर मोदी को हरा देंगे। राहुल अपना बेड़ा पार लगा लेंगे, तभी तो बोलते बोलते राहुल का माइक बंद हो जाए। तो उसके लिए भी वो मोदी को ही कोसते हैं और अगली लाइन में अपनी जीत का दावा ठोंक देते हैं। ईरान ने गल्फ देशों को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस बार ईरान बिल्कुल बदले हुए अंदाज में पलटवार करेगा। अमेरिका का साथ देने वाले अरब देशों को निशाना बनाएगा। और ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान जल्द सरेंडर कर दे, वरना 2 से 3 दिनों में बहुत बड़ा हमला कर देंगे। ईरान ना सरेंडर करेगा, ना हॉर्मुज में कंट्रोल खत्म करेगा। पुतिन और जिनपिंग के बीच भी हॉर्मुज समेत ईरान के मुद्दे पर बीजिंग में चर्चा हो रही है। इस बीच ट्रंप और पुतिन के बीच परमाणु हथियारों की नई होड़ भी शुरू हो गई है। अब दुनिया एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। क्या ईरान पर हमला 2-3 दिन के लिए टल गया? क्या ट्रंप ने 3 अरब देशों के कहने पर युद्ध टाल दिया? क्या ईरान की तैयारियों से ट्रंप डर गए? ट्रंप
इंटरनेशनल राजनीति के सबसे बड़े पलटूबाज हैं। 24 घंटे पहले कहा ईरान को उड़ा देंगे, 12 घंटे बाद पलट गए। ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए टालने का ऐलान कर दिया। पिछली बार कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया, अब कह रहे हैं कि 3 अरब मुल्कों के कहने पर हमला टाल दिया। क्या ट्रंप के दिमाग को किसी ने हाईजैक कर लिया है? क्या ट्रंप के दिमाग पर किसी और का कंट्रोल है? सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति अरब मुल्कों के कहने पर युद्ध के फैसले ले रहा है। यह सुनकर हर कोई हैरान है। ट्रंप पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर कर देते हैं, यह उससे भी ज्यादा हैरान करता है। क्या ट्रंप काल में यह अमेरिका का ऐतिहासिक डाउनफॉल है? ईरान जैसा मुल्क उसे आंखें दिखा रहा है। चीन और रूस उसे भाव नहीं दे रहे। मिस्टर ट्रंप कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कहने पर फैसले ले रहे हैं। क्या अरब देश अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी तय कर रहे हैं? ट्रंप ने हथियारों की बड़ी बड़ी खेप भेजी, ईरान पर सबसे बड़े हमले का टाइम सेट कर दिया। B-2 और B-21 बॉम्बर को हरी झंडी मिल गई। तभी ट्रंप ने अचानक एक और यू टर्न ले लिया, ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए टाल दिया। Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. 2 से 3 दिन में ट्रंप ऐसा क्या हासिल कर लेंगे जो 40 दिन की भीषण बमबारी के बाद हासिल नहीं कर पाए? क्या ईरान 440 किलो एनरिच यूरेनियम दे देगा? नहीं। क्या ईरान हॉर्मुज खोल देगा? नहीं। क्या ईरान प्रॉक्सी बंद कर देगा? नहीं। तो ट्रंप को फिर कौन सी गोली अरब मुल्कों ने खिलाई है? क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर ट्रंप की पीठ में छुरा घोंप दिया है? We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and didn't work out, but this is a little bit different. Now, we're ready going tomorrow, very big, and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon. ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने ज्यादातर अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को फिर से रीस्टार्ट कर लिया है। ड्रोन की संख्या फिर से बढ़ा ली है। मिसाइलों को स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर तैनात कर दिया है। ईरान की इस तैयारी से अरब मुल्कों में डर है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष महमूद नबावियन ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है, अगर इस बार अमेरिका ने हमला किया तो उन अरब देशों को खंडहर कर दिया जाएगा जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए जो शर्तें रखी हैं वो इतनी टफ हैं, जैसे ट्रंप अगर निगलते हैं तो उनकी रही सही साख भी खत्म हो जाएगी। ईरान ने कहा कि एनरिच्ड यूरेनियम का एक हिस्सा वो रखेगा, बाकी यूरेनियम तीसरे देश को देगा। अगर युद्ध विराम फेल होता है तो यूरेनियम वापसी की गारंटी देनी होगी। ट्रंप धमका रहे हैं, ईरान एक छोड़कर सभी न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट कर देगा, जबकि ईरान अड़ा हुआ है कि न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट नहीं करेंगे, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। हॉर्मुज के पास ईरानी बंदरगाहों से अमेरिका अपनी नेवी हटाए, ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाए, हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल रहे,
अमेरिका युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करे, इजराइल, गाजा, लेबनान में फौरन हमले रोके। ट्रंप अगर इन शर्तों पर समझौता करते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार होगी। ट्रंप अगर युद्ध का फैसला करते हैं तो अमेरिका का बिल बहुत बढ़ जाएगा। अमेरिका युद्ध में अब तक 29 अरब डॉलर फूंक चुका है। अगर इसमें अमेरिकी बेस और जंगी बेड़ों की मरम्मत का बिल भी जोड़ दें तो ये करीब 630 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ट्रंप ये सोचकर युद्ध में कूदे थे कि 4 से 8 हफ्तों में युद्ध को खत्म कर देंगे, ईरान का तेल चुरा लेंगे। हो गया उल्टा, अमेरिका को ईरान के तेल की एक बूंद नहीं मिली, ऊपर से मिडिल ईस्ट में उसके 13 से ज्यादा बेस ईरान ने उड़ा दिए। ट्रंप अब युद्ध से भाग निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसी चक्कर में चीन गए थे, वहां से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ट्रंप अब फ्रस्ट्रेशन में है, इसीलिए बार बार बहुत बड़े हमले की धमकी दे रहे हैं। Because they can't be coherent. I think they're so disheveled now, they're so weakened. They agree to things and the next day they back up. President Trump's very frustrated. So what to do next? I think it's going to be very difficult to get a deal with the current regime. Is there any evidence they've changed? I talked to the CIA director yesterday. Is there any evidence that the crowd in charge now is any less committed to destroying Israel? Going after us, the great Satan, purifying Islam? I think the answer is no. So weaken them further and you may get a deal later, but you're not going to get a deal with this crowd until you hurt them more. ट्रंप के जले पर नमक छिड़कने के लिए ईरान ने लड़कियों को AK-47 पकड़ा दी है। ईरानी लड़कियां घर में बैठकर AK-47 असेंबल कर रही हैं। अगर परमाणु मटेरियल चुराने के लिए अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की जिद करता है तो अमेरिकी कमांडो से ईरान की लड़कियां ही निपट लेंगी। ट्रंप और अमेरिका की ऐसी बेइज्जती पहले किसी और देश ने नहीं की जितना ईरान कर रहा है। वनाक स्क्वायर से उन्होंने मुझे एक वेपन भेजा है। आप सभी की तरह मैं भी इसे चलाने की ट्रेनिंग कर रही हूँ। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं इस जगह से ऐलान करती हूँ, मैं अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूँ। अगर युद्ध में हमारे नौजवान मारे जाते हैं तो इस धरती को बचाने के लिए हम औरतें, हमारी लड़कियाँ हाथों में हथियार लेकर तैयार हैं। हम अपनी मातृभूमि और अपने होमलैंड की हर हाल में रक्षा करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बड़बोले ट्रंप को नसीहत दी है। ईरान का युद्ध खत्म होने पर बातचीत करना सरेंडर नहीं है। असल में सरेंडर तो ट्रंप कर रहे हैं। अगर युद्ध लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, सऊदी, पाकिस्तान, यूएई और कतर जैसे मुल्क भी अब ट्रंप का साथ छोड़ने का संकेत दे रहे हैं। हथियारों का यह जखीरा ईरान के सिस्तान और बलोचिस्तान प्रांत से पकड़ा गया है। ईरान का आरोप है कि इसे अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने जमा किया था। ग्राउंड ऑपरेशन के 4 स्लीपर सेल भी वहां बनाए गए थे। ईरान ने इस खुफिया मिशन से जुड़े 19 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना परमानेंट एसेट घोषित कर दिया है। मतलब अब हॉर्मुज से जहाजों को निकालने के लिए ईरान से परमिशन लेनी ही होगी। हॉर्मुज बंद होने से कतर का LNG निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है। 60 दिनों से कतर का गैस निर्यात बंद है। कतर अकेले 20% गैस की सप्लाई करता है। गैस किल्लत से निपटने के लिए पुतिन और जिनपिंग एक बड़ी डील पर साइन करने जा रहे हैं। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात से वैश्विक राजनीति में भूकंप आने वाला है। ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा टूटने वाला है। डॉलर का वर्चस्व खत्म होने वाला है। पुतिन और जिनपिंग के बीच जो डील हो रही है उसमें रूबल और युआन में पेमेंट होगा। अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ेगा। पावर ऑफ साइबेरिया 2 वाली ये डील क्या है? ये 2600 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस के यामल द्वीप से शुरू होकर मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन तक पहुंचेगी। रूस हर साल पाइपलाइन से 50 अरब घन मीटर LNG सप्लाई करेगा। 2030 के बाद इसकी क्षमता डबल हो जाएगी। रूस 100 अरब घन मीटर गैस चीन को भेज पाएगा।
रूस यूरोप देशों की तुलना में चीन को 33% डिस्काउंट पर गैस बेचेगा। पुतिन के इस दौरे में रूस और चीन के बीच 40 समझौते होने जा रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने जा रहे हैं।